नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की विधानसभा को और महाराष्ट्र की विधान परिषद को। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दो लोगों ने बहुत ज्यादा मुखरता दिखाई थी। एक थी कंगना रनौत, दूसरा अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर है। उस व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा ने एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित किया, जिसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह से पास करा दिया गया। ऐसा ही कंगना रनौत के खिलाफ किया गया और ये कहा गया कि अब उन्हें इसकी सजा मिलेगी। 60 पेज का एक नोटिस जारी कर दिया गया अर्नब गोस्वामी को। इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से पैरवी करने के लिए, उनकी तरफ से दलीलें देने के लिए जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है हरीश साल्वे। ये वही हरीश साल्वे हैं जिन्होंने यूएन के अंदर कुलदीप यादव का केस लड़ा था और उसमें पाकिस्तानी वकीलों को धूल चटाई थी। हरीश साल्वे ने एक बार पहले भी महाराष्ट्र सरकार को एक मामले में बुरी तरीके से हराने का काम किया था। हरीश साल्वे ने आज जो दलीलें रखी वो वाकई में महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की विधानसभा को और महाराष्ट्र की विधान परिषद को आईना दिखाने वाली थी। आज दरअसल जो बेंच इस पूरे मामले को देख रही थी उसमें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े भी थे और उसके अलावा उनके जो 3 और साथी थे जो इस मामले को सुन रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि जब इतना बड़ा मामला है और इस तरीके की घटनाएं कई जगह से आ रही हैं तो ये मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बी रामा सुब्रमण्यम इस मामले को सुन रहे हैं। यानी कि 3 जजों की एक बड़ी पीठ इस मामले को सुन रही है और इसमें जिस तरीके से जल्दबाजी की गई है, जिस तरीके से संवैधानिक जो अधिकार विधानसभा विधान परिषद को मिले हुए हैं उसका दुरुपयोग होता हुआ स्पष्ट तौर पर इस मामले में दिखाई देता है। यही बात आज हरीश साल्वे ने जो विद्वान न्यायाधीश हैं उनके सामने रखी और ये कहा कि ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा को है ही नहीं कि कोई व्यक्ति जो विधानसभा में मौजूद नहीं है, जो किसी भी प्रकार की विधानसभा के कार्यों में रुकावट नहीं डाल रहा है, उसके खिलाफ ये प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेषाधिकार हनन का मोशन कैसे ला सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया और ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाने की जरूरत है। हरीश साल्वे ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर पहले से एक 7 जजों की बेंच के सामने मामला पेंडिंग है और ये मामला है इस तरीके का, इसको पहला मामला या सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला मामला आप कह सकते हैं। जब एन राम जो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक थे, मालिक थे, उनके खिलाफ तमिलनाडु की विधानसभा ने इस तरीके का एक प्रस्ताव पारित कर दिया था और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी थी। कुछ ऐसा ही यहाँ होता हुआ दिख रहा है और इसको लेकर एक बार फिर से संवैधानिक प्रश्न की व्याख्या का सवाल यहाँ पैदा हो गया है। जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा भी कि हाँ ये बड़ा प्रश्न है और इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये मामला जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित हुआ है, ऐसा करने से पहले जो विधानसभा है या विधान परिषद है उसने विशेषाधिकार हनन की एक समिति होती है, क्या उसको ये मामला भेजा गया था? और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है। वास्तव में ऐसा हुआ भी नहीं था। ये विशेषाधिकार हनन का जो मामला है सीधे तौर पर विधानसभा और विधान परिषद में रखा गया, उसको बहुमत से पास कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हालांकि इसका विरोध किया था, देवेंद्र फडणवीस ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि बहुमत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास था, इसलिए इसको वहां पारित करा लिया गया। इस मामले में एक और चीज उठाई गई हरीश साल्वे के द्वारा। उन्होंने कहा कि इसी तरीके की कोशिश दिल्ली में भी चल रही है और हम चाहते हैं कि अदालत एक नोटिस दिल्ली सरकार को भी जारी करे कि वो जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता है, वो विशेषाधिकार हनन का जो विशेष शक्तियां मिली हुई है विधानसभा को, उनका दुरुपयोग करने से बचे। दरअसल दिल्ली विधानसभा में भी ऐसा पहले हो चुका है, जब पिछले दिनों 2 लड़कों ने कुछ पर्चे फेंके थे विधानसभा के अंदर और उसके बाद में राम निवास गोयल जो कि विधानसभा अध्यक्ष उस समय भी थे और अभी भी हैं,
उन्होंने उन दोनों लड़कों के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का एक परिवाद कर दिया था और उसके बाद आदेश दे दिया था उन्हें 1 महीने जेल में रहने का। बाद में वो 1 महीने जेल रहकर भी आए थे, हाई कोर्ट में मामला भी चला था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फैसला नहीं लिया था। जबकि होना ये चाहिए था कि हाई कोर्ट को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के उस फैसले को पलट देने की जरूरत थी, क्योंकि रामनिवास गोयल या किसी भी विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। ये जो मामला है, जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव या जो अनुबंध है संविधान के अंदर, उसमें स्पष्ट तौर पर अंदर की कार्रवाई के लिए है, ये सदस्यों के लिए है, लेकिन उसको लेकर जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों को निशाना बनाया जाता है, उसको लेकर आज हरीश साल्वे ने बात रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को, जो एन राम वाले मामले में 7 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है, उस मामले के साथ जोड़ने की जरूरत है और जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरीके से व्याख्या नहीं करेगा तब तक इस तरीके के दुरुपयोग विधानसभाओं में सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा होते रहेंगे। और इसका उदाहरण जैसा दिल्ली में पहले भी हो चुका है और अब एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा इसी तरीके का एक कमेटी बनाकर उन लोगों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रही है, जिन लोगों पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फेसबुक पोस्ट की वजह से या इसी तरीके की दूसरी घटनाओं की वजह से दिल्ली में दंगे हुए। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर केजरीवाल कुछ अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनको निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। और वैसा ही शिवसेना ने किया, जब शिवसेना की सरकार ने अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले पेश कर दिए और उनको पास भी करा लिया। इसको लेकर सीजीआई ने यह पूछा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो विशेषाधिकार हनन का मामला है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले से अलग है? इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि जी हां, बिल्कुल अलग है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कोर्ट के खिलाफ बोला जाता है, लेकिन यहां पर चूंकि जो विधानसभा में लोग होते हैं, जो विधानसभा के प्रतिनिधि होते हैं, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता के पास देश के संविधान ने सॉवरेंटी दी हुई है, इसलिए जनता को अपनी सरकार की, अपने प्रतिनिधियों की आलोचना करने का पूरा अधिकार है और उस आलोचना से वो लोग बच नहीं सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है? और जिस तरीके से इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि हाइंड्रेंस यानी कि काम में बाधा उत्पन्न करना या रुकावट पैदा करना, ऐसा कुछ भी इस मामले में नहीं हुआ है। अगर ये लोग विधानसभा की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते तब विशेषाधिकार हनन का मामला बन सकता था, या फिर विधान परिषद का ये घेराव कर रहे होते तब भी ये मामला बन सकता था, लेकिन ऐसा इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। और जैसा कि सीजीआई ने सवाल उठाया और सीजीआई ने यह भी कहा कि जब विशेषाधिकार हनन को लेकर एक समिति होती है, उस समिति के माध्यम से पहले ये मामला देखा जाता है, उसकी स्क्रूटनी की जाती है और उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनको एक नोटिस इशू किया जाता है जिसका जवाब उन्हें देना होता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कोई नोटिस का जवाब दिया नहीं गया और ना ही कोई नोटिस इस मामले में जारी हुआ है। तो इसको लेकर ऐसे बोबड़े जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला, जो दलीलें आप दे रहे हैं, ये तो नोटिस के जवाब में देनी चाहिए थी। इसको लेकर हरीश साल्वे ने कहा कि जब नोटिस इशू हुआ ही नहीं तो हम जवाब कहाँ से देते। और वास्तव में यही न्याय का तकाजा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो उसको किसी भी अदालत के अंदर या उस ट्रिब्यूनल के अंदर या जो अथॉरिटी है उसके सामने आकर अपनी बात का स्पष्टीकरण देना होता है। लेकिन इस पूरे मामले में तो स्पष्टीकरण जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। और अब तक जितने भी विशेषाधिकार हनन के मामले सामने आए हैं उनमें ऐसा ही हुआ है कि ये एक तरफा तौर पर फैसला सुना दिया जाता है, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है और उसके खिलाफ बगैर उसका पक्ष सुने, बगैर उसका स्पष्टीकरण जाने या बगैर उसको अपनी बात को स्पष्ट करने या माफी मांगने का मौका दिए उसके ऊपर फैसला सुना दिया जाता है। इसलिए इस पूरे मामले में डिटेल्ड इंक्वायरी की जरूरत है, डिटेल तौर पर इसमें बहस की जरूरत है, जिसको सीजेआई ने स्वीकार कर लिया है और महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, जो सीधे तौर पर उनके ऊपर एक करारा झटका है सुप्रीम कोर्ट का।
क्योंकि ये ऐसा लगता था कि उद्धव ठाकरे ये मानकर चल रहे हैं कि जैसा दिल्ली के मामले में या दूसरी जगहों के मामले में हुआ था कि जिन लोगों के खिलाफ इस तरीके की सजा बोली गई थी उन्हें जेल में डाल दिया गया था। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा बदल गया, क्योंकि कंगना रनौत भी एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान रखती है और उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी का भी काफ़ी नाम है, उनके पास संसाधन भी है और यही वजह रही कि उन्होंने हरीश साल्वे को अपनी पैरवी करने के लिए आगे रखा, जो कि बहुत बड़े जानकार हैं संवैधानिक मामलों के। और उनके द्वारा इस केस में जो दलीलें दी जा रही हैं वो आने वाले समय में इस तरीके के विशेषाधिकार अनंत के अधिकार का दुरुपयोग करने से उन विधानसभा अध्यक्षों को रोकेंगे, सत्ताधारी पार्टियों को रोकेंगे जो अपनी निजी दुश्मनी को निभाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इसका गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। दिल्ली में ऐसा उदाहरण पहले भी हो चुका है और दोबारा से दिल्ली की विधानसभा ऐसा करने जा रही है। तमिलनाडु का तो अभी केस चल ही रहा है। तो ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा बड़ी संवैधानिक एक व्याख्या को लेकर सामने आया है और इसके फैसले से ये निर्भर करेगा कि क्या जो विधानसभाएं बनाई गई थी जनता के हित के लिए, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा, उनको ये अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी तरीके का फैसला ले सकें जिसमें उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का या अपनी सफाई देने का कोई मौका भी न मिले। जिस तरीके से मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और एएस बोपन्ना या वी रामासुब्रमण्यम जो इस मामले को सुन रहे हैं उन्होंने बात रखी है। उन्होंने ये भी पूछा कि इस मामले में महाराष्ट्र की विधानसभा की तरफ से पैरवी कौन कर रहा है और महाराष्ट्र विधानसभा को इस मामले में जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के अंदर भी विधानसभा के पास ऐसा कोई कानूनी तौर पर ऐसा कारण नहीं है जिसको वो अपने फैसले को जायज ठहरा सके और सीधे तौर पर यह विधानसभा अध्यक्ष की मनमानी की ओर इशारा करता है, उनकी तानाशाही की तरफ इशारा करता है और जिस तरीके से वो संविधान में एक जो शक्ति दी गई है उसका दुरुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा तमाचा पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।